नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से अमेरिकी बाजार फिसले। 36 अंक फिसला डाउ जोन्स। नैस्डैक भी 0.25% नीचे। एशियन मार्केट्स मिले जुले। एसजीएक्स निफ्टी सपाट। सेबी के आदेश के बाद अब एक्सचेंज करेंगे शेल कंपनियों की जांच। फंडामेंटल्स की जानकारी के लिए एनएसई जुटा रही है 48 लिस्टेड कंपनियों के जरूरी दस्तावेज। टाटा मोटर्स के खराब नतीजे। जेएलआर के मार्जिन्स ने किया निराश। आयशर मोटर्स के नतीजे भी रहे अनुमान से कमजोर। आ जाएंगे गेल के नतीजे। बिक्री में 20% बढ़त का अनुमान, लेकिन 18% घट सकता है मुनाफा। मार्जिन्स पर भी दबाव संभव। आज होगी सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी एसआईएस की लिस्टिंग। इश्यू प्राइस 815 रुपए तय। 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। पिछले 6 महीनों की इकोनॉमी का लेखा जोखा कल पेश कर सकती है सरकार। इकोनॉमिक रिव्यू में ब्याज दरों में कटौती का बड़ा सख्ती है दबाव। आवाज एक्सक्लूसिव। और गुरुवार की सुबह है और ध्यान रखें, हर दिन भारतीय बाजारों के लिए अब बेहद इंपॉर्टेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। तगड़ा फॉल कल हमने फिर से इंडियन इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ देखा। मूड बिगड़ता हुआ नजर आया। कल हमने देखा 3/4 के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स में प्रेशर। तो बैक टू बैक दूसरा दिन था इतने ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर का। और इनफैक्ट इस हफ्ते का तीसरा सेशन जब हम लगातार कमजोरी के साथ, दबाव के साथ कामकाज करते हुए। तो आज बड़ा सवाल है कि अब हमें स्क्रीन पर 9800 पहले दिखेगा या 10,000 के स्तर वापस नजर आ सकते हैं। इसी पर होगा फोकस। लेकिन आज भी एक इंपॉर्टेंट दिन है रिजल्ट्स के लिहाज से। गेल के और ढेरों बेहद इंपॉर्टेंट मिड कैप कंपनीज के नंबर्स आने हैं। और गेल के रिजल्ट्स तो आ जाएंगे, लेकिन बाजार बंद होने के बाद कल 3 निफ्टी कंपनीज के नंबर्स आए थे। टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स और विंडो फार्मा। उन सब रिजल्ट्स पे हमें आज रिएक्ट करना है। तो एक्शन पैक्ड रहेगा आज का दिन। ध्यान रखें, गुरुवार मैंने शुरुआत में कहा था, गुरुवार की सुबह। आज बैंक निफ्टी ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिका में डाउ 30 से 36 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। वही नॉर्थ कोरिया अमेरिका के बीच में जो टसल है, उसी के चलते मूड इस समय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ। लेकिन कल रिएक्ट करा पहली बार वो ट्रंप के फायर एंड फ्यूरी बयान पर। यूरोप ने आधे से 1.5% की कमजोरी उन मार्केट्स में देखने को मिली थी। और एशिया भी नर्वसनेस के साथ मिला जुला कामकाज करता हुआ। और एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इंडिकेशंस हैं कि गुरुवार की सुबह एक फ्लैट शुरुआत होती हुई नजर आएगी। 9923 के लेवल्स पे एसजीएक्स निफ्टी समय कामकाज करता हुआ। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंघवी के मुताबिक निफ्टी की एक ट्रेडिंग रेंज, एक दायरा होगा। 9800 से 10,000 का वो दायरा है। ऐसे में इस दायरे में क्या करा जाए, आज की रणनीति क्या हो, अनिल से और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान से समझूंगा। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत, क्योंकि हमारे इंटरनल इश्यूज के साथ साथ जब किस्मत खराब होती है तो ग्लोबल मार्केट से भी दिक्कतें आ जाती हैं। हमारे इंटरनल इश्यूज थे सेबी का वो सर्कुलर, और अब ग्लोबल मार्केट्स में नॉर्थ कोरिया को लेकर जो टेंशन चल रहे हैं। मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ते हुए। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या मूड है और ये क्यों नर्वसनेस के साथ कामकाज हो रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसे कि यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो टेंशन्स चल रही है और जो बयानबाजी हुई, उसके बाद तो ये था ही कि मार्केट्स में गिरावट होगी। एशियन मार्केट्स हमने देखा थे कल गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। और यूरोप के मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट हुई, कमजोरी के साथ वो बंद हुए। लेकिन जब यूएस मार्केट शुरू हुए तब काफी कमजोरी देखने मिली। लेकिन निचले स्तर से दरअसल अगर आप देखें तो यूएस मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी हुई है। और दिन के उच्चतम स्तर पे अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स जाके बंद हुए। डाउ जोन्स को अगर आप देख ले तो 22,000 का जो आंकड़ा है उसके ऊपर जाके डाउ जोन्स बंद हुआ। तो नर्वसनेस थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो वहां के स्टेट सेक्रेटरीज है उनकी तरफ से ये बयान आया कि जरूर कुछ टेंशन है, लेकिन हो सकता है कि ये टेंशन ज्यादा एग्रीवेट ना हो। और इसके चलते कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स में निचले स्तर से कुछ हद तक रिकवरी भी देखने मिली है। और एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखें तो वहां मिला जुला कारोबार आपको देखने मिलेगा। निकाई हरे निशान में ट्रेड करता हुआ और ज्यादा दबाव अब एशियन मार्केट्स में भी आपको देखने नहीं मिलेगा। तो जरूर सबड्यूडनेस है, लेकिन निचले स्तर से रिकवरी काफी सारे मार्केट्स में देखने मिली है। और साथ ही साथ एक ट्रेंड और देखने मिला है कि अब दरअसल इन्वेस्टर्स जो है वो सेफ हेवेंस यानी कि गोल्ड है या फिर जापानीज येन है या फिर स्विस फ्रैंक है,
इन एसेट्स के तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा हाल है ग्लोबल मार्केट का, सबड्यूडनेस है लेकिन कुछ कम। तो थोड़ा रिस्क ऑफ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, लोग सेफ हेवंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सोना भी ध्यान रखें 2 महीने के उच्चतम स्तरों पर इसीलिए पहुंचता हुआ। पर बाजार ओवरली कंसर्न्ड क्यों नहीं है? मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया है क्या कोई सुपर पावर इन्वॉल्व है, क्या कच्चे तेल पर उसका इंपैक्ट है, क्या दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो शायद अभी तक टिक मार्क जो है वो पहले इशू पर है कि इस मामले में एक सुपर पावर अमेरिका इन्वॉल्व है। बाकी इस समय कच्चे तेल के मार्केट्स, इस समय फाइनेंशियल मार्केट्स पे, फाइनेंशियल सिस्टम्स पे दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बाजार इस समय कंसर्न नहीं है। हेडलाइन रोज देखकर ट्रेडर्स थोड़ा सा रिएक्ट कर जाते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, मूड सबड्यूड है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, ये हफ्ता दिक्कत भरा रहा है। शुरुआत सुस्त कमजोरी के साथ हुई, उसके बाद वो दबाव लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार और बुधवार दोनों दिन 3/4 के आसपास का दबाव हमने देखा। इनफैक्ट कल के ट्रेड में तो हम 9900 के नीचे स्लिप हो गए थे। वो तो लकीली फाइनली 9908 के लेवल्स के आसपास हम एडजस्टेड क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन प्रेशर तगड़ा था। 70 पॉइंट का दबाव और एकदम से अचानक वो लेट सेल ऑफ मूड को, कॉन्फिडेंस को शैटर करता हुआ नजर आया। अक्रॉस पॉकेट्स दबाव था। फार्मा, ऑटो, कैपिटल गुड्स, बैंक्स सब प्रेशर में थे और दिक्कत ब्रॉडर मार्केट्स में और गहराती हुई नजर आ रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स कल फिर 1.5 से 2% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे और इसलिए मार्केट ब्रेथ बेहद कमजोर। 1:5 का रेशियो हो गया था। एक बढ़ने वाले के सामने 5 स्टॉक्स कमजोरी के साथ लाल निशान में दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। एफआईज ने कल 850 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है कैश मार्केट में और डीआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा 500-550 करोड़ रुपए के आसपास का। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए, माफ कीजिएगा, अब तो अनिल एग्जीक्यूटिव एडिटर है सीएनबीसी आवाज के। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, 9800 से 10,000 की एक रेंज की आप बात कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं दिया इस रेंज में, क्या अभी भी नर्वसनेस है? क्या अभी भी दबाव के साथ कामकाज होने वाला है? ये मच अवेटेड करेक्शन की क्या शुरुआत हो गई है? गुड मॉर्निंग आशीष। एक्चुअली कल जहां बंद हुए ना, वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन है 9,900 के आसपास और वो निर्णायक लेवल है कि 9,900 के ऊपर बने हुए तो उतने बुरे नहीं है। 9,900 के नीचे ट्रेड करेंगे तो बिकवाली का प्रेशर थोड़ा और बढ़ेगा। और जो अब थोड़ी सी बड़ी रेंज दिख रही है निफ्टी की, जिस रेंज में निफ्टी थोड़ा वक्त बिताएगा, टाइम वाइज करेक्शन करेगा, वो 9,800 से 10,000 के बीच में है। तो अगर कमजोर खुले और नीचे की तरफ आए तो 9,800 के स्टॉप लॉस समझकर खरीदारी करनी चाहिए। तो जितना नीचे खरीदेंगे उतना बेहतर, यानी कि 9,850 के आसपास। ऊपरी स्तरों पर लग रहा है 10,000 को पार करने में मुश्किल होगी, तो 10,050, 10,075 वो रेंज होगी जहां पर आते ही प्रॉफिट बुकिंग होगी। हो सकता है कुछ शॉर्ट्स भी बने, तो या तो आज मजबूत खुलने के संकेत अगर आते हैं तो फिर ऊपर की तरफ वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। और चूंकि अभी संकेत सारे ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, तो देखते हैं एशिया किस तरह से मजबूत रहता है भारतीय बाजारों के खुलने तक। इसलिए एक तो ये मैंने रेंज दी है। दूसरा है बैंक निफ्टी, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में जरूर कमजोरी के संकेत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 24,500 के नीचे की क्लोजिंग काफी खराब कही जाएगी। अब नेक्स्ट जो अहम सपोर्ट बैंक निफ्टी पर डेटा के लिहाज से आ रहा है वो है 24,100 पर, और ऊपरी स्तरों पर 24,500, 24,600 को पार करना काफी मुश्किल होगा। और वीकली एक्सपायरी है तो काफी शॉर्ट्स भी हैं, तो हो सकता है सेकंड हाफ में निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिले। वो एक संभावना है, क्योंकि अगर 24,100, 200 के लेवल तक आ जाता है बैंक निफ्टी, तो 1000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से हो जाएगा, वो कि काफी अच्छा कहा जाएगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी पर नजर रखें। मेरा ये मानना है कि थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, रेंज वाली छोटी हो जाए। तो आज अगर ट्रेड करना ही है तो ट्रेंड के विपरीत छोटा ट्रेड लेना होगा, तो छोटे मुनाफे के लिए। अच्छा, एक सवाल उठा रहा हूं मैं आज, 9800 स्क्रीन पे पहले कि 10,000? आपका मानना क्या है? हाँ बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पहले 9800 आ सकता है, और आ जाए तो एक तरह से बेहतर है आशीष। और क्योंकि वहां पर है ना, करेक्शन पूरा होने के संकेत पहले आते हुए दिखेंगे, तो एक बार 9800 आ जाए तो बाजार की सेहत के लिए वो अच्छा होगा। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। चलिए, तो 9800 से 10,000 की रेंज है। इस रेंज के जितना नीचे आपको निफ्टी मिले उतना अच्छा। 9850 के आसपास अनिल कह रहे हैं उनका कंफर्ट है खरीदारी करने के लिए। अच्छा, बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत हाय, गुड मॉर्निंग। क्विकली बताएं सर आपकी स्ट्रैटेजी। आप तो करेक्शन का लंबे अरसे से वेट कर रहे थे और अब स्क्रीन पे इस हफ्ते नजर आ रहा है सर। जी हाँ आशीष, इनफैक्ट दोनों मंगलवार को जब बैंक निफ्टी ने 24,844 का लो ब्रेक किया था, वो एक ट्रिगर पॉइंट था और वहां से हमने बैंक निफ्टी में एक 500-550 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल देखा हुआ है। तो उसके चलते निफ्टी में भी यस करेक्शन अच्छा खासा देखा है।
हम कॉशियस स्टांस ही मेंटेन कर रहे थे और अभी भी इसकी वजह से करेक्शन से हम ज़्यादा सरप्राइज नहीं है और हमें लगता है प्रॉब्ली जो करेक्टिव मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका ये स्टार्ट हो सकता है। सो फिलहाल के लिए अगर 1-2 दिन की बात करें तो सेलिंग प्रेशर और रहेगा क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम जब 9700 से 9450 हमने करेक्ट हुआ था तब हमने स्टॉक स्पेसिफिक वो डिस्ट्रक्शन नहीं देखा था, बट लास्ट 2-3 दिनों में स्टॉक स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन भी देख रहा है। तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। फिलहाल के लिए निफ्टी में सेल की सलाह होगी, एक माइनर 20-25 पॉइंट का अगर बाउंस बैक आता है 9935 के आसपास तो वहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 9980 और इमीडिएटली 9850 9820 के टारगेट्स। ओके, अच्छा 9800 पहले स्क्रीन पे आने वाला है आपके हिसाब से कि 10,000? 9800। दोनों ही एक्सपर्ट मान रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय, शायद प्रेशर एस्केलेट होता हुआ नजर आए। समीत की कॉल आपकी स्क्रीन पे बिकवाली करने के मौके। अच्छा समीत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? देखिए 2 स्टॉक मैं सेल साइड पे ही देने वाला था, बट जैसे कल हैवेल्स में लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में बाइंग हमने देखी है, मैसिव बाइंग देखी है, तो उसके चलते हमें लगता है कि हैवेल्स में आज और मोमेंटम एक्सटेंड होगा, तो उसमें बाइंग की सलाह होगी फॉर टारगेट ऑफ 520, स्टॉप लॉस 488। और दूसरा सेल कॉल होगा केटीके बैंक, जो लास्ट 2-4 दिनों से हम कंटिन्यूसली देते आ रहे हैं, कल अच्छा करेक्शन देखा था, तो उसमें 139.5 के टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस 150 का होगा। ओके, तो निफ्टी में बिकवाली करने के मौके ढूंढे 9850 के टारगेट्स के लिए, हैवेल्स खरीदने और कर्नाटक बैंक बेचने के मौके। समीत आपका धन्यवाद। और बाजार के कुछ और टॉप ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगी। चॉइस ब्रोकिंग, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बेचें 1120 से 1100 तक के टारगेट्स के लिए। मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल का कहना है इन्फोसिस खरीदें 1000 तक के टारगेट्स के लिए। और आनंद राठी का मानना है हैवेल्स में, तो समीत ने भी हैवेल्स रिकमेंड करा था और आनंद राठी भी, यानी कि एंजल ब्रोकिंग आनंद राठी दोनों मानते हैं हैवेल्स खरीदें। 520 तक के टारगेट्स यहां पे आनंद राठी को नजर आते हैं। तो ये है आज की टॉप 5 कॉल्स। लेकिन आज जो टॉप 5 शेयर्स हैं उसमें मैंने क्या करा है, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर दिया है, क्योंकि आज कल जो नंबर्स आए हैं वो सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगे। तो टाटा मोटर्स के नंबर्स पे मैं सोनम से समझूंगा कैसे रहे नंबर्स, आयशर मोटर्स, और साथ साथ जो औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स आए हैं वो बताएंगे वरुण, और हेमंत बताएंगे बाकी के टॉप 5 शेयर्स में जो 2 स्टॉक बचे हैं वो कौन से रहने वाले हैं। लेकिन पहले चलते हैं सोनम के पास, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और मूड बनाने बिगाड़ने का काम कर सकते हैं टाटा मोटर्स के नंबर्स। सोनम बताएं, ये नंबर्स मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के जस्ट बाद आ गए थे, नंबर्स कैसे रहे? टाटा मोटर्स ने कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं। कंसोलिडेटेड लेवल पर आय का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पे एक निराशा हाथ आई है। 11.5% की मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन थी, उसके बदले कंपनी ने सिर्फ 9.6% के मार्जिन्स डिलीवर किए हैं, जो एक सिंगल डिजिट में अब आंकड़ा आ गया है और ये बेहद ही नेगेटिव कहा जाएगा। इसके साथ ही कंपनी के मुनाफे के आंकड़े को मदद मिली है एक एक्सेप्शनल गेन के कारण। 3600 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन है, जहां पे JLR ने अपने पेंशन प्लान में कुछ बदलाव किया है और उसका फायदा कंपनी को मिला है। अगर ये एक्सेप्शनल गेन नहीं होता तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड लेवल पर भी एक घाटा दर्ज कर दिया होता, जो बेहद ही नेगेटिव माना जाएगा। फॉरेक्स इंपैक्ट भी है रेवेन्यू और मुनाफे के आंकड़े में। रेवेन्यू पे लगभग 7,760 करोड़ का इंपैक्ट पड़ा है फॉरेक्स का, और मुनाफे पे लगभग 790 करोड़ का पड़ा है। सो फॉरेक्स इंपैक्ट भी भारी पड़ा है आंकड़ों पर। स्टैंडअलोन लेवल पर जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी एक घाटा दर्ज करेगी, वही दिखाई दे रहा है। 460 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, जो नेगेटिव ही कहा जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि JLR के मार्जिन्स, कंपनी ने इस बार अपने प्रेस रिलीज में JLR के मार्जिन्स रिपोर्ट किए, पर वो प्रेस रिलीज में नहीं दिए, लेकिन JLR के मार्जिन्स वाकई डिसअपॉइंटिंग है। मैं आपके लिए पहले टाटा मोटर्स का ADR आपकी स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। 6% के दबाव के साथ कल ADR में अमेरिका में कामकाज हुआ है और JLR के मार्जिन्स 7.9% पर आए हैं 12.6% के मुकाबले। लेकिन यानी कि तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, और वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है टाटा मोटर्स के नंबर्स के लिहाज से। कल 3.5% स्टॉक डाउन था और ADR दिखा रहा है कि मूड आज भी सबड्यूड रहने वाला है टाटा मोटर्स को लेकर। लेकिन वरुण, आयशर मोटर्स और औरोबिंदो फार्मा कैसे नंबर्स रहे? देखिए, सबसे पहले औरोबिंदो फार्मा की बात करूंगा तो इस कंपनी के नंबर्स थोड़े हद तक मिले जुले हैं। मिले जुले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आय में हमारे अनुमान से ज्यादा गिरावट हुई है। वहीं कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी करीब 11% के आसपास की गिरावट हुई है। हालांकि यहां एक फॉरेक्स लॉस है 19 करोड़ के आसपास। लेकिन 2 पॉजिटिव्स भी है इस कंपनी के नतीजों में। सबसे पहले तो कंपनी का US जो कारोबार है उसमें अपने पीयर्स के मुकाबले काफी कम डिक्लाइन हुआ है, ये एक पॉजिटिव है। इसके अलावा कंपनी के जो मार्जिन है वो हमारे अनुमान के मुताबिक है।
तो मार्जिन्स और यूएस के सेल्स के मुताबिक कंपनी के नतीजे जो अच्छे हैं, लेकिन मुनाफा कंपनी का गिरा है, शायद ये बाजार को पसंद ना आए। आयशर मोटर्स स्टेडी नंबर्स है, हालांकि हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे इस काउंटर को लेके, लेकिन उस ऑप्टिमिज्म पे शायद ये डिलीवर नहीं कर पाया। लेकिन ग्रोथ रेट काफी बेहतर है, कंपनी की आय में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, करीब 28% के आसपास, मुनाफे में भी 22% के आसपास की ग्रोथ हुई है। लेकिन मार्जिन्स देखिए, ये कंपनी लगातार 30% के ऊपर मार्जिन्स जो डिलीवर करने में कामयाब हुई है। पिछले साल के 30.2% के मुकाबले इस बार 31% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए, जिसको बाजार काफी पॉजिटिव लेगा। ओके, तो टाटा मोटर्स से डिसअपॉइंटमेंट और विंडो की प्रॉफिटेबिलिटी मूड बिगाड़ने का काम कर सकती है, और आयशर मोटर्स एक्सपेक्टेशंस माउंट हो रही थी और उस लिहाज से स्टेडी नंबर्स हैं, स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये 3 कंपनी तो आपके रडार पर हैं। इसके अलावा बाकी के स्टॉक्स न्यूज पूरे करने के लिए हेमंत भी जुड़ चुके हैं। हेमंत, बताएं। बिल्कुल, और देखिए चौथी कंपनी जो टॉप 5 में आज क्वालिफाई हुई है वो है आइनॉक्स विंड, और इस नतीजे ने आशीष हर क्वार्टर निराश किया। और इस बार भी देखिए कोई अलग बात नहीं है, घाटा करीब करीब 40 करोड़ का है, 12 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल इसी तिमाही में, और 2 क्वार्टर से तो इसके नंबर्स इतने खराब आ रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट आइनॉक्स विंड होने वाला है। साथ ही नजर रखिएगा एनएमडीसी पर, यह सरकारी कंपनी है और इसने बेहतरीन नतीजे पेश किए, तो यहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुनाफा करीब करीब 36% बढ़ा है, मार्जिन्स में जबरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला है, 47% से बढ़कर 52% देखने को मिले हैं। तो एनएमडीसी पर रखिए नजर। और आजकल देखिए आशीष, सारे के सारे मेटल स्टॉक्स क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो ये स्टॉक भी आज रडार पर रहेगा। ओके, तो ये हो गए टॉप 5 लिस्ट। आपकी स्क्रीन पे कोई रैप अप आएगा, और आज ध्यान रखें रिजल्ट्स के लिहाज से एक तो गेल के नंबर्स आने हैं, उसके अलावा मैं इंटरेस्टिंग नंबर्स लेकर आया हूं आपके लिए। अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, भारत फोर्ज, बीएचईएल, आईएफसीआई, जय कुमार जो अभी शेल कंपनी करार अब तक तो वही है, मन्नापुरम फाइनेंस, मदरसन सुमी, पेट्रोल एलएनजी, पीएफसी, एससीआई, स्पाइस जेट, यूनियन बैंक, पुंज लॉयड, वेंकीज, ये तमाम वो इंटरेस्टिंग कंपनीज जो अपने तिमाही रिजल्ट्स आज पेश करेंगी। पीएफसी की बोर्ड बैठक है, बोनस इशू पर आज विचार होना है। सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज एसआईएस की आज लिस्टिंग होनी है, वो आपकी स्क्रीन पर। रेलिगेट एंटरप्राइजेस की बोर्ड बैठक है, पूंजी जुटाने पर विचार होगा। हेरिटेज फूड की बोर्ड बैठक है, स्टॉक स्प्लिट पर यह कंपनी विचार करने वाली है। गुजरात अपोलो की बोर्ड बैठक है, शेयर बायबैक पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। लेकिन पिछले 6 महीने में इकोनॉमी की सेहत कैसी रही, इस पर कल सरकार मिड ईयर आर्थिक सर्वे पेश कर सकती है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश होगी। ज्यादा अपडेट कल लेकर आए थे मेरे सहयोगी और सीएनबीसी आवाज के चीफ ऑफ ब्यूरो लक्ष्मण रॉय। सुनिए लक्ष्मण का क्या कहना था। मिड ईयर इकोनॉमिक रिव्यू जो पेश होने वाला है शुक्रवार को संसद में, वैसे तो इस बात का आकलन देगा कि नोटबंदी के बाद जीडीपी पर यानी आर्थिक विकास की रफ्तार पर किस तरह का असर पड़ा है। साथ ही साथ इस बात का आकलन देगा कि अब चूंकि जीएसटी लागू हो गया है तो आने वाले दिनों में आप जीडीपी का ग्रोथ कैसे देख सकते हैं। तो जो आकलन होगा वो 50 बेसिस पॉइंट के रेंज में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को चालू कारोबारी साल के लिए बता सकता है आर्थिक सर्वे। लेकिन इससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ऊंची ब्याज दर को लेकर आर्थिक सर्वे क्या कहता है, क्योंकि जो मेरे सूत्र बता रहे थे आर्थिक सर्वे का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उस ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक की काफी खिंचाई की गई थी। रिजर्व बैंक के बारे में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ऊंची ब्याज दर के कुप्रभाव का काफी कटुता से उसका विश्लेषण किया गया था। लेकिन ये ड्राफ्ट जब प्रधानमंत्री कार्यालय के पास गया तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने दखल दी और कहा कि इतने सख्त भाषा का इस्तेमाल शायद सही नहीं होगा। तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद ऊंची ब्याज दर को लेकर थोड़ा सा नरम रवैया आर्थिक सर्वे जरूर अपनाएगा, लेकिन यह तय है कि ऊंची ब्याज दर से आर्थिक विकास को हो रहे नुकसान का जिक्र यहां पर विश्लेषण होगा और साथ ही साथ ब्याज दर को कम करने की पुरजोर वकालत आर्थिक सर्वे में आप देख सकते हैं। तो कल एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है, ध्यान रखें। एक तो ढेरों नतीजे कल आने वाले हैं, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होने वाला है और सरकार मिड ईयर आर्थिक सर्वे भी कल पेश करेगी। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज बताने के लिए आज एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती मेरे साथ जुड़ती हुई। मैम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं क्विकली क्या रणनीति है। गुड मॉर्निंग आशीष। यहाँ पे एक बार फिर से सेफ हेवन बाइंग जो है वो बुलियन काउंटर में वापस आई और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये थोड़ी सी कंटिन्यू यहाँ पे हो सकती है। हालांकि रफ्तार धीमी होगी और मुझे लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया के टेंशन की वजह से और एक जंप चलेगा।
गोल्ड में मुझे लग रहा है कि गोल्ड स्लोली 29,000 के करीब जा सकता है। यहाँ पे 29,000 के लेवल के लिए MCX में ट्रेड करना चाहिए। 1290 मुझे लग रहा है कि एक बार कॉमेक्स में आ सकता है। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड में अभी हम लोगों ने ड्रॉप डाउन देखा है इन्वेंट्रीज में, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है अभी भी दिख रहा है मार्केट में। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है यहाँ पे 3200 के करीब ट्रेड हो सकते हैं। तो ये दो कमोडिटी है जहाँ पे बाय करके आज के दिन में चला जा सकता है। सोना और कच्चा तेल दोनों खरीदे। मैम आपका धन्यवाद। और यहाँ पे ब्रेक के बाद हाउस व्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। टाटा मोटर्स पे पहले तो HSBC का कॉल है, बाय करें 500 के टारगेट्स के लिए। इंटरेस्टिंगली टाटा मोटर्स पे CLSA की रिपोर्ट आई है और उसके एकदम उल्टा है। वो कहते हैं बिकवाली की सलाह बरकरार रखेंगे और उनका लक्ष्य है 380 रुपए का। आयशर मोटर्स पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है और इनका मूड अच्छा नहीं है स्टॉक को लेकर। अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है 25,600 के टारगेट्स के लिए। और फाइनली मैक्स फाइनेंशियल्स पर नोमुरा की रिपोर्ट है, खरीदारी करने की सलाह मेंटेन रखी है, 700 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। और जाते थे आपकी स्क्रीन पर आएगा SGX निफ्टी गुरुवार की सुबह और फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस, लेकिन एक्सपर्ट्स से जब बातचीत हुई लग रहा है कि शायद डाउन साइड्स अभी भी हैं, थोड़ा सा कॉशियस होके ट्रेड करें इस मार्केट में। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।